pottery, ceramics is categorized in three parts. One is earthenware or terracotta, stoneware और पोर्सलेन. कि जर्मनी में मैंने पॉटरी सीखी तो सारे टर्म मैंने जर्मन में सीखे थे, तो वो मुझे आके इंग्लिश में सीखने पड़े इंडिया आके. एक टीपॉट बनता है तो वो जैसा दिखता है वैसे एक पीस में नहीं बनता है. जो बेकिंग का प्रोसेस होता है उसको बेकिंग नहीं कहते हैं, हमको फायरिंग कहते हैं. और अवन नहीं होता है, वो किल्न होता है. In Japan and China, people, the grandfather, he makes a clay for the grandchild. नमस्कार, गुरंटाग. स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में. द आर्ट कनेक्ट स्टूडियो प्रेजेंट्स द आर्टिस्ट टेबल. आज जो हमारे साथ में आर्टिस्ट हैं वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, और मैं इसको लिटिल फॉर्म में कह रहा हूँ. ज़मीन से जुड़ी हुई हैं क्योंकि वो मिट्टी से इतने सुंदर सुंदर शिल्प बनाती हैं जिसको हम सिरामिक कहते हैं. तो स्वागत है आज के हमारे एपिसोड में भावना जी का. नमस्कार मैम. नमस्कार. गुरंटाग. मैं गुरंटाग का मतलब आप दर्शकों को थोड़ा सा बता दें. जब मैं गुरंटाग, आई थिंक मेरे ख्याल से अभी आजकल बहुत लोगों को पता होगा कि गुरंटाग मतलब गुड डे जो जर्मन में होता है. तो मैम आपने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स पढ़ाती थी, फिर आपने जर्मन जाके जर्मन लैंग्वेज भी सीखी, पॉटरी भी सीखी, आप स्केचेसिंग भी करती है. तो इतना सारा, पहली बात तो इतना सारा कैसे हैंडल करती हैं, और थोड़ा सा दर्शकों को आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं. देखो, स्केचिंग, वाटर पेंटिंग मुझे पहले से बहुत शौक था, तो ये एक इनबॉर्न टैलेंट था. मैंने कोई सीखा नहीं है किसी से, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं किया. तो स्कूल के वक्त, कॉलेज के वक्त हमेशा करती थी. उसके बाद कॉलेज गई तो कोई गाइडेंस नहीं था. आर्ट सीखा होता तो अच्छी बात होती, पर मैंने नहीं सीखा. सो आई एंडेड अप डूइंग बीएससी विद मैथमेटिक्स, एंड आफ्टर दैट I studied German because of my husband, because he was associated with German consulate and stuff like that, and he spoke German, so वो सीख लिया. एंड आफ्टर दैट हम लोग जब भी यूरोप में ट्रैवल करते थे तो मैं पॉटरी से बहुत फैसिनेटेड थी. तो हमेशा कोई पॉटरी देखती थी, हमेशा मैं कहती थी मुझे भी बनाना आता. और मुझे तभी व्हील में बहुत इंटरेस्ट था, व्हील वर्क में. जबकि पॉटरी सिर्फ व्हील का काम नहीं होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर टेक्निक, जिससे बहुत बहुत डिफरेंट चीजें बनती है. बट एट दैट टाइम मेरे दिमाग में वो एक व्हील वर्क, जो जनरली फैसिनेशन इज देयर फॉर व्हील, बिकॉज वो एक इट्स वेरी मेस्मराइजिंग टू सी समबडी ऑन द व्हील. So I told my husband that time that I would like to do that. So he said, if you want to do it, यूरोप में ही कर ले, बिकॉज इंडिया में ऐसा कोई फॉर्मल कोर्स नहीं था. और आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे कोई 2-3 हफ्ते का शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं करना है, विच विल नॉट मेक मी प्रोफेशनली फिट टू डू समथिंग लाइक दिस. सो आई वांटेड टू लर्न द एब्सोल्यूट ऑल द डिटेल में सब सीखना था. So then we wrote to a lot of institutes in German. Since I spoke German, that was the best bet, to go and study there. But हुआ ये कि they were all weekend courses or month-long courses, which I was very clear I didn't want to do it. फिर किसी वो वाले एक इंस्टीट्यूट ने मुझे लिखा कि if you really want to do like a full-time thing, you go to this school. There are 2 schools in Germany. This was a 120-year-old school. Okay. कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पे आपको प्रॉपर सब कुछ मिल जाएगा. So then we started communicating. तभी फैक्स चलता था, हमने फैक्स से कम्युनिकेट किया. So जैसे हम बोलते हैं शुलाइटरिन, मतलब जो डायरेक्टर थी स्कूल की, उसने फिर से हमको जवाब दिया. वेरी प्रॉम्प्टली शी gave us an answer, and she said that generally we have something called, in German we call Aufnahmeprüfung, which means an entrance test to be admitted, because in 1 year they take only 28 students, okay, which are divided into a batch of 14. तो 2 divisions में होता था. So she said, since you are coming from India and you are the first student who is coming from such a far off country, I will allow you to join our institute without having to appear for your. Of course, I sent her pictures of things that I used to do at home and stuff like that. So, but she gave me admission without having to do that. And before I joined the school in July, I went to Germany. I visited the school. I had a look because I wanted to know exactly जो मैं चाहती थी वो सिखाते हैं या नहीं. And it was exactly what I wanted basically. So then I decided, yes, I'll go there, But it was going to be 3 long years, and staying away from my husband, who would be staying in India, and I had to stay in Germany. And of course, एक apprehension होता है in a foreign country. No
यू नो दैट टाइम इंडियंस बहुत कम थे जर्मनी में. ये मैं 1998 की बात है. 1998 से 2001 I was in Germany. Okay. So that time, like now, every nook and corner you will see people. You know, there are so many migrants and Indians who are working there. But वो time वहाँ पे citizenship भी नहीं देते थे. So then I decided कि okay, I will come. So then again September again I went back. And उसके पहले क्या हुआ था कि we had a friend in Germany. So we stayed with her and her parents, and that was a big help for me to integrate with German, because उनके तौर तरीके बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई जो शायद it would have been difficult without that without their support. Right. So that was a very big help. I stayed with a German family for almost 2.5 months, and that was really, really very helpful because you learn the local terms. You know, having learned German in India is very different from being in Germany. So that helped me a lot. And once I went, I stayed in a hostel for 4 months. But being a pure vegetarian that I'm a Jain, it was very, very difficult because Germans don't know what vegetarian is. I understand that. And in the hostel, I was practically eating fruits, muesli, and yogurt every single day, every meal. Although I was paying for everything, but I did not eat anything. And I lost 11 kgs of weight in the first 4 months. So then again, my husband said, I think we'll have to find an apartment where you can cook for yourself. And we did that. And I moved to my own apartment. Then life became very comfortable. But I must say that contrary to what people think about Germans, that they are very harsh and the language seems very brash and not very friendly, and people are not very forthcoming. But I think if you learn their ways and you know the language and you adapt yourself, you also make the effort to integrate with them. I think they're very good people. They help a lot, and I have had very good experience. So I'm not just saying, okay, there might be a few racist remarks or some kind of behavior from them, but most of the time my experience has been very good. So nice, so nice. So like after completing your education there, yes. So when did you decide that you would want to set up your studio? Well, that was always on the cards. I always wanted that. That is the reason why I never picked for a short-term course, because I wanted to have my own studio and be able to make whatever I wished, basically. So as soon as I came back, initially I was just doing a recce of stuff like where to get kiln from, outsourcing materials, stuff like that. Because in India, what happens in Germany, you can buy clay off the shelf. There are a lot of, there's something called ceramic craft or Nabathem. You can get all the material you need to set up your studio. Be it kiln, be it clays, ready clays, packed material, glaze materials, everything. You need clay furniture, kiln furniture, not the clay furniture, but the kiln furniture, which we use for firing. We set up shelves when we are firing of different heights as per our requirements. So yes, sab kuch was ready made in Germany, but here in India, everything has to be done from the scratch. So a lot of time went by. My husband helped me a lot in procuring all these things. He was a plastics engineer, so his chemical background was very good. So he was the one who made most of the glazes actually. And he made wonderful glazes which a lot of people were not able to make. And that was the plus part. My glazes actually were the plus part. So we procured everything. We asked a person to make a kiln for me. It's a huge kiln. I set up my studio, and that's how my journey began actually. तो मैम आपने बहुत यूनिक सा नाम रखा है आपके स्टूडियो का, 4 एलिमेंट. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और ये भी आप मुझे बताएं कि क्यों 4 एलिमेंट्स, व्हाई नॉट 5 एलिमेंट्स? सो 4 एलिमेंट मैंने जब रखा था नाम, जो शुरू से ही नाम रखा मैंने, तो मैंने सोचा था कि जो पॉटरी में जो 4 चीजें जो विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ऑफ कोर्स योर अर्थ, water, which we mix in the earth, and air, which dries the clay, and fire, which bakes the clay. So that was the basic idea of having the name 4 Elementa. Elementa is elements in German. So that's how I gave the name 4 Elementa. So that was the basic thing. तो मैम आपने अभी जस्ट मेंशन किया कि जैसे जर्मनी में आपको बहुत इजी होता था मटेरियल. यार वो तो स्कूल में ही था, तो एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड बाय स्कूल, सो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम. बट जनरली भी जो मेरे अभी बहुत सारे मेरे जो क्लासमेट्स हैं, जो सारे जर्मन्स ही है, जो अपना अपना प्रैक्टिस करते हैं पॉटरी, दे आर सेरामिस्ट एंड दे आर डूइंग गुड वर्क.
उनके लिए बहुत आसान है, बिकॉज किलिंग कैन बी गॉट, रेडीमेड क्ले मिल जाता है, क्लेज मटेरियल मिल जाता है. लाइफ इज प्रीटी इजी रिलेटिवली एज कम्पेयर. मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऑफकोर्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इज ऑलवेज अ चैलेंज एंड देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स देयर ऑल्सो, बट एक जनरली लॉट ऑफ थिंग्स आर स्मूदन्ड आउट देयर विच आर नॉट इन इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कोई चीज़ का. मैं क्ले भी खुद बनाती थी, जैसे थानपुर का थान क्ले होता है, राजस्थान से बॉल क्ले आता है, फेल्ड्स्पार आता है, क्वार्ट्ज आता है. तो ये सारी चीजें हम एक्चुअली मिट्टी हम सॉइल से डिग करके भी उसकी पॉटरी बना सकते हैं. Okay. पर उसका जो फायरिंग का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा नहीं होगा, आपका 750 से 900 डिग्री मैक्स होगा. पर हम ये जब सारी चीजें मिक्स करते हैं, दैट इज टू एलिवेट द टेम्परेचर एट विच वी कैन फायर इट. इसको हम स्टोनवेयर बोलते हैं. Okay. तो बेसिकली रफली pottery ceramics is categorized in 3 parts. One is earthenware और terracotta, stoneware और porcelain. सबसे कम टेम्परेचर में जो टेराकोटा जलती है, फायर होती है, उनको हमको फायरिंग कहते हैं. जो बेकिंग का प्रोसेस होता है उसको बेकिंग नहीं कहते हैं, हमको फायरिंग कहते हैं. हाँ. और अवन नहीं होता है, वो किल होता है. तो हाँ. जो किल का जो टेम्परेचर हम रखना पड़ता है हम अर्दनवेयर के लिए मैक्सिमम 1100 डिग्रीज के. उसके बाद अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो क्ले फ्यूज होना शुरू कर देगा. Okay. उसके बाद स्टोनवेयर होता है. स्टोनवेयर कैन गो अप फ्रॉम say 900 to up to about 1300 degrees. और पोर्सलेन will fire between 1300 and 1400. पोर्सलेन का एक फायदा होता है कि वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट होता है, तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडियो पॉटर्स डू वर्क इन स्टोनवेयर बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन ग्लेजेस. जितना तुम हाई जाते हो तो ग्लेजेस के इफेक्ट ज्यादा होते हैं. Okay. उसमें दूसरी बात है कि पोर्सलेन इंडिया में नेचुरली इतना अवेलेबल नहीं है. ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ज्यादा, जैसे वियतनाम है तुम्हारा, थाईलैंड है, चाइना, कोरिया, जापान, वहां पे आपको पोर्सलेन ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि वहां पे नेचुरली अवेलेबल है. Right. तो इंडिया में नहीं है. इंडिया में हमको कंपोस्ट क्ले हम लोग यूज करते हैं. तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं. एक तो पहली बात तो क्ले बनाने की. क्ले आजकल मिलने लगे हैं पर बहुत महंगे हैं, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि तुम तुम्हारा क्ले खुद बनाओ बिकॉज इट इज मच चीपर. फिर एक बार क्ले बनने के बाद अगर तुम ग्लेज रेडीमेड वहां मिलते थे, तब वो जमाने जब मैंने सेटअप किया तो कोई रेडीमेड ग्लेज नहीं मिलते थे. मुझे मेरे खुद, और आई प्रेफर टू मेक माई ओन ग्लेज. एज आई सेड, माय हस्बैंड हेल्प मी टू मेक द ग्लेज. तो एक ग्लेज बनाने होते हैं. बट यहाँ पे तुम्हारी जर्नी खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पे तुम्हारा चैलेंज खत्म नहीं होता, क्योंकि द ग्लेज दैट यू हैव मेड शुड सूट योर क्ले. अभी यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो मैम एक मिनट में आपको यहाँ पे बेसिकली क्योंकि हम थोड़ा सा आगे चले गए, बिकॉज जो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं, हाँ. जो नए जो सेरामिस्ट है, तो उनके लिए आप थोड़ा सा क्ले पे और थोड़ा सा वो और डिटेल में अगर आप बताएं कि उनको प्रोक्योर कैसे किया जा सकता है. लेट्स सपोज समवन हियर इन महाराष्ट्र और समवन हु इज इन राजस्थान. तो लोकल मिट्टी का उसके कुछ डिफरेंशिएशंस होते होंगे. हाँ, होते हैं. देखो, लोकली मिट्टी तो आपको ज्यादा, एज आई सेड, अगर आप आपके बैकयार्ड से मिट्टी डिग करके करोगे, हाँ. तो ऐसा नहीं है कि फायर नहीं होगा, पर उसका टेम्परेचर बहुत लो होगा. उसके सुटेबल ग्लेजेस आपको नहीं. तो टेम्परेचर अगर लो होगा तो हाँ. उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट आता है. यस, डेफिनेटली होता ही है. अच्छा. हाँ. तो द मोर मटेरियल व्हिच यू यूज, स्मूथनेस उसकी नहीं होती है. अच्छा, ओके. जो स्मूथनेस उसकी, हम लोग जो प्लास्टिसिटी होती है क्ले में, मतलब जो इट अलाउज यू टू शेप इट इन डिफरेंट फॉर्म्स, उसको हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं. इट हैज नथिंग टू डू विद प्लास्टिक बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल मटेरियल. बट ये सब कंपोस्ट क्ले में ज्यादा होती है. जो फाइननेस और जो वर्केबिलिटी होती है वो कंपोस्ट क्ले की ज्यादा होती है. और आपके जो बैकयार्ड से जो खुदी हुई मिट्टी है उसमें वो ये नहीं होता. सो जो आर्टिसंस हैं, जो जिसके पास छोटी सी जगह है, हाँ. तो उसको वो सब सेटअप करने के लिए उसको पूरा, जैसे आपने किल्न बताया कि किल्न सेट करने के लिए यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट वेरियस मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड. तो बड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती होगी कि छोटी स्पेस में? जनरली आई वुड से, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, लोग छोटी स्पेस में भी काम करते हैं. मैं ये नहीं कहती हूँ कि हो ही नहीं सकता, बट जनरली इफ यू वांट टू ट्राई आउट मेनी डिफरेंट थिंग्स, और इफ यू वांट टू मेक बिगर थिंग्स, जैसे मैं स्लैब बिल्डिंग भी करती हूँ और व्हील थ्रोइंग भी करती हूँ.
तो स्लैब बिल्डिंग के लिए डेफिनेटली स्पेस ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनको स्लैब्स बना के उसको सुखानी पड़ती है, वो लेदर हार्ड हो जाती है, फिर उसको कवर करके प्लास्टिक में, फिर जब चाहे तब उसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोग उसको काट के देन यू जॉइन, जैसे फॉर एग्जांपल दिस पीस इज देयर। हाँ. अभी ये जो पीस है ये व्हील पे नहीं बना हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि ये सर्कुलर नहीं है शेप। राइट. तो ये स्लैब्स हमने काटी है और इसको जोड़ के हमने बनाया है। तो इस ऐसी चीजों के लिए काफी स्पेस की जरूरत पड़ती है। हाँ. व्हील अगर आप सिर्फ व्हील वर्क कर रहे हो, जैसे ये आउट एंड आउट व्हील वर्क, राइट, तो ये तो आपने व्हील पे बना दिया, उसके लिए आपको ज्यादा जगह नहीं लगती है। बट देन यू नीड स्पेस टू कीप योर ग्लेजेस, आपकी किल्न होती है, जब आप ग्लेजिंग करते हो तो वो सब इमीडिएटली तो आप किल्न में नहीं डाल सकते कि आज ग्लेज कर दिया और किल्न में डाल दिया। यू हैव टू कलेक्ट इनफ मटेरियल दैट कि आपका ग्लेज फुल जाए, ताकि आप ऑप्टिमम एनर्जी का उपयोग कर सके। ऑल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू प्लान a lot of things when you're doing ceramics. So the first thing happened was, like, the first thing which is there is the choice of the clay which you are taking. Right. So ma'am, then let's then move on to the making process. तो वो थोड़ा उस प्रोसेस को आप बताइए, जैसे हमने क्ले ले लिया तो अब मेकिंग के लिए फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इट डिपेंड्स ऑन को क्या करना है। इसमें इतना ये एक वर्सेटाइल फील्ड है ना, इसमें आप बहुत डिफरेंट लोग ज्वेलरी बनाते हैं, सिर्फ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ ज्वेलरी बनाते हैं। मैंने जर्मनी में देखा है, डीसन करके जगह है जर्मनी जहाँ पे सबसे बड़ा पॉटर्स मार्केट होता है, और वहाँ की दुनिया के सबसे बेस्ट पॉटर्स वहाँ के अपना डिस्प्ले करते हैं। वो लिटरली स्टैंड पे खुद खड़े होकर चीज़ें बेचते हैं, क्योंकि वैसा मार्केट है वो। तो वहाँ पे जो आपको द गैलोर ऑफ जो सेरामिक्स देखने मिलेगा, इट्स माइंड बॉगलिंग। मतलब जो जो लोग चीज़ें बनाते हैं, तो यू नो, सो बेसिकली इट इज़ दैट। सो देन एज यू सेड कि हमने क्ले तो तैयार हो गई, उसके बाद तुम डिसाइड करो कि तुमको व्हील पे करना है या आपको बिल्डिंग करना है। जैसे मैं कुछ कुछ चीज़ें बनाती हूँ, मैं व्हील और बिल्डिंग दोनों करती हूँ। Okay. जैसे ये चीज़ हो गई, वहाँ पे ऊपर बॉटल्स है आपको दिख रही है, हाँ. तो जो नीचे का पार्ट है वो मैंने स्लैब बिल्डिंग किया है, बट द नेक पार्ट इज मेड ऑन द व्हील। तो फिर हम उसको कंबाइन भी करते हैं। हाँ. तो द इफेक्ट्स आर, मतलब आपको पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको कहा ज्वेलरी बनाते हैं, कोई स्लैब से टाइल्स बनाते हैं, हैंडमेड टाइल्स भी बनती है विच आर एक्सक्लूसिव। ऑफ कोर्स हम मशीन प्रोडक्शन को मैच नहीं कर सकते, बट किसी को एक्सक्लूसिविटी चाहिए, जैसे टाइल्स बना के उसका टेबल बना लिया, जो मेरे घर पे है एक, तो वैसा कर सकते हैं। या आप वॉल हैंगिंग्स कर सकते हो, या फिर आप फंक्शनल पॉटरी कर सकते हो, या फिर सिर्फ डेकोरेटिव बना सकते हो, गार्डन सेरामिक्स कर सकते हो, फाउंटेन बना सकते हो, बहुत सारा नेम प्लेट, बहुत बहुत सारा है जो हम पॉटरी में बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, यू हैव टू फाइंड योर you know calling and what you find. Like for me, making teapots is a passion. Okay. I have made teapots in like many different shape. I've built teapots, I've thrown teapots. हम जो व्हील पे काम करते हैं उसको थ्रोइंग बोलते हैं, इंग्लिश में उसको थ्रोइंग। ये एक और एक कहानी मैं बताना चाहती हूँ कि जर्मनी में मैंने पॉटरी सीखी, तो सारे टर्म मैंने जर्मन में सीखे थे, तो वो मुझे आके इंग्लिश में सीखने पड़े इंडिया आके। जैसे थ्रोइंग को हम लोग ड्रेन बोलते हैं जर्मन में, तो इट वाज लाइक अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी इन इंग्लिश आने के बाद, जो मुझे इंग्लिश में टर्म्स नहीं पता थे कि इसको क्या कहते हैं। तो आपने जब थ्रोइंग बोला तो मुझे लगा कि थ्रो मतलब नहीं बना तो फेंक देना पड़ता है। Yes, it is not like that. Throwing means throwing on the wheel. Throwing on the wheel, you know, because बहुत लोगों को लगता है यार ये व्हील पे तो ऐसे बहुत आसान दिखता है ना, इट इज नॉट। जो सेंटरिंग होता है, तो हम लोग सेंटरिंग करते हैं, तब क्या है कि हम जब हमने क्ले फेंक दिया है हमने व्हील के ऊपर, तो वो डगमग करेगा पहले तो, ठीक है, वो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट होना चाहिए। राइट। उसको लाने के लिए तुम्हारे पूरे पेट की एनर्जी हाथों में आके उसको हम ऊपर लाके नीचे ऐसे करते हैं, आप देखते हैं, उसको सेंटरिंग कहते हैं। अब ये जो सेंटरिंग का काम है, ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि क्ले हैज इट्स ओन माइंड एंड मेमोरी। वो उसको हमको ओवरपावर करना है और उसके ऊपर काबू पाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक बार आपने सेंटरिंग कर लिया, फिर उसको खोलना होता है, वो सेकंड डिफिकल्ट स्टेप है। फिर खोलने के बाद जो लिफ्टिंग होता है, दैट इज द थर्ड डिफिकल्ट स्टेप। तो व्हाट लुक्स वेरी इजी इज नॉट सो इजी। यू नीड एटलीस्ट 6 months of practice to actually master over centering, leave alone something else.
फिर उसमें बहुत सारे चीजें आती है, जैसे हम हैंडल होते हैं, पुलिंग ऑफ द हैंडल करते हैं, हाँ। वो हैंडल भी परफेक्ट आना होता है, उसकी भी प्रैक्टिस हमने महीनों की है, तब जाके हम परफेक्ट हैंडल्स बना पाते हैं। तो Right. ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोग जैसे हम लग्स बनाते हैं, लग्स मतलब ये जो टीपॉट के जो जिसमें हम दूसरे हैंडल बिठाते हैं, हाँ, उसको लग्स कहते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजी इसमें होती है। जैसे हम स्पाउट टीपॉट बनाता है तो मेन बॉडी होती है, ढक्कन अलग होता है, उसके लग्स अलग होते हैं, उसका जो स्पाउट होता है वो हम अलग से थ्रो करके उसको 45 डिग्री एंगल पे कट करके उसके ऊपर चिपकाते हैं, होल्स बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। इसीलिए लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी पॉटरी इतनी महंगी क्यों है। तो महंगी इस हिसाब से है कि एक टीपॉट बनता है तो वो जैसा दिखता है वैसे एक पीस में नहीं बनता है, उसको 3-4 डिफरेंट पार्ट्स में बना के जोड़ के बनाया जाता है। द होल प्रोसीजर टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, ड्राइंग, फिर उसका बिस्किट फायरिंग। अच्छा, अभी कमिंग टू फायरिंग, जब हम कैन आई टॉक अबाउट फायरिंग? यस। सो फायरिंग हम जब करते हैं तो फर्स्ट फायरिंग होती है। तो पहली बात तो क्या होता है, मिट्टी की चीज बनती है जनरली, जो स्टोनवेयर क्ले, मैं अभी स्टोनवेयर के बारे में बात करती हूँ कि मोस्ट ऑफ माय पॉटरी स्टोनवेयर, तो वो ग्रेन कलर दिखती है, ठीक है। ग्रे कलर दिखता है वो जब टोटली हम उसको बोन ड्राई करते हैं। बोन ड्राई मतलब उसमें एक अंश पानी का नहीं बचा। अगर पानी का अंश बच गया तो जब फायरिंग होता है ना, तो बिटवीन 400 एंड 700 डिग्री देयर इज इन जर्मन वी कॉल क्वार्ट्ज स्प्रुंग, दैट मींस एक्सपांशन ऑफ क्वार्ट्ज। अगर पानी का अंश होता है तो वो टूट जाएगा किल के अंदर। वो बहुत एक क्रूशियल टेम्परेचर होता है। तो वो नहीं बचने के लिए, मतलब हम तुम्हारी पॉटरी सही सलामत फायर हो जाए, इसके लिए हम चाहते हैं कि पूरा बोन ड्राई हो जाए। तो ये बोन ड्राइंग के लिए हम उसको सन में, वी कैन नॉट ड्राई इट इन द सन, ओके, इट हैज टू बी ड्राइड इन शेड ओनली। Okay. You cannot dry pottery in the sun because it will develop cracks. Fast drying is not good for pottery. So we dry it in the shade. So we have to sometimes wait for 2 weeks, 3 weeks, depend on the weather. Monsoon it will take longer, summers it will take faster. वो बहुत फास्ट नहीं ड्राई हो, उसके लिए हम कभी कभी उसको प्लास्टिक से ढकते हैं ताकि स्लो ड्राइंग हो जाए। एक बार बोन ड्राई हो जाता है तो फिर हम उसको फर्स्ट फायरिंग करते हैं, उसको बिस्किट फायरिंग कहा जाता है। दैट इज बिटवीन जनरली एट अराउंड 900 डिग्री टेम्परेचर। जो ग्रे क्ले होता है इट स्टार्ट्स लुकिंग क्रीमिश इन कलर, बट देयर आर स्टिल पोर्स which will allow to absorb the glaze when we dip it. So जैसे glazing में भी different procedures होते हैं। We either spray them, अगर तुम्हारे पास मशीन है, but you have to be very careful when you're doing spray because you have to wear proper mask, because जो small particles होते हैं they are very bad for your lungs. It can give rise to silicosis. It's a kind of cancer. Even clay dust can give rise to silicosis. बट इंडिया में क्या होता है, वर्कर्स काम करते हैं, नोबडी टेक्स ऑल दीज प्रिकॉशनरी मेजर्स, बट हैविंग लर्न स्टडीड पॉटरी इन जर्मनी, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर दैट यू टेक utmost protection of the artists and the workers who are working in a ceramic setting. Right. So all these things are very important. So I prefer not to spray because then I have to have like a proper cabin where you can spray. You have to have proper masks, which are very heavy duty masks actually. So what I do is I dip the glaze. So there is no spraying. So dipping is safer, I would say. And once we have dipped the glaze, then it within about 5 minutes it completely dries because all the moisture is absorbed by the pores of the dry clay. Okay. And then you can immediately load the kiln. We call it loading. So once you load the kiln, we refire and it is fired at a much higher temperature. Okay. So my glazes are meant for 1260. So I fire at 1260, and after the firing is done, you have to wait for almost 1.5 days for the entire kiln to cool down. Temperature has to come below 100 degrees for you to be able to remove your ready pottery. 100 के नीचे आता है तभी भी हम protective gloves use करते हैं क्योंकि it can burn your skin. So you remove and then it cools. If you remove it while it's too hot, above 100 degrees, it can develop cracks because sudden cooling हो जाता है. That is also shock for the pottery. So that's how it. इतना जो लंबा प्रोसेस है, जैसे आपने पहले क्ले को क्ले चूज किया, फिर आपने उसको थ्रो किया या ले किया, उसके बाद में आपने मटेरियल बनाया, फिर बाद में उसको आपने बोन ड्राई किया, फिर उसको आपने बिस्किट फायरिंग किया, फिर आप उसको ग्लेज में डिप करते हैं, फिर वापस से फायरिंग करते हैं, और वो फायरिंग के बाद में 2-3 दिन बाद में जो 1600, 1400, 1200 डिग्री से 100 डिग्री पे आता है,
तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कम से कम मैं जो अंदाजा लगा पा रहा हूँ महाराष्ट्र के इसके हिसाब से 12, 13, 14 दिन का प्रोसेस है। आराम से। जब आप उसके बाद में 2 दिन बाद में क्लिनिक से बाहर निकालते हैं तो क्या सरप्राइजेस होते हैं? सरप्राइजेस तो बहुत होते हैं, कभी कभी बहुत ही एक्साइटिंग सरप्राइजेस होते हैं जो हमको खुश कर देते हैं क्योंकि मेहनत का फल देखने को मिलता है। और दूसरा है कि डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाता है। अभी इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे एक मिट्टी का श्रिंकेज होता है, हर हाँ। मिट्टी श्रिंक होती है। राइट। फर्स्ट फायरिंग में भी श्रिंकेज होता है और सेकंड फायरिंग में ज्यादा श्रिंकेज होता है। तो जो चीज हम बनाने के बाद शायद इतनी बड़ी दिखती है, वो फाइनल फायरिंग होने के बाद शायद इतनी ही दिखती है। तो ये हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसमें मैथ्स भी आता है। हाँ। तो हमको मैथ्स भी होता था जब मैंने पॉटरी सीखी, और आई यूज्ड टू एस इट बिकॉज़ आई वाज अ मैथ ग्रेजुएट। तो मैं ट्यूशन लेती थी वहां पे मैथ के, क्योंकि बहुत लोग वहां पे स्ट्रगल करते थे। जर्मन लोग थोड़े मैथ में कच्चे होते हैं। तो ये श्रिंकेज कैलकुलेशंस होता है। बिल्डिंग का क्ले कम श्रिंक होता है, थ्रोइंग का क्ले ज्यादा श्रिंक होता है। जितना प्लास्टिसिटी क्ले में होता है उतना श्रिंकेज ज्यादा होता है। हाँ। इसमें हम प्री फायर्ड क्ले डालते हैं तो श्रिंकेज कम होता है। ये 11% होता है, वो 16% होता है। Okay. तो आप सोचो चीज 16% छोटी हो जाती है, 11% छोटी हो जाती है। तो ये कैलकुलेशन होना जरूरी होता है। इसीलिए हम जनरली लिड्स बनाते हैं तो उसका सब मेजरमेंट लेके बनाते हैं, ताकि दोनों चीजें साथ में श्रिंक हो और वो सही फिट हो आफ्टर द फायर। तो ऑल दिस चैलेंजेस आर देयर, यू नो। तो ये एक होता है। फिर जैसे अभी श्रिंकेज की बात की, तो एक क्ले का श्रिंकेज अगर ग्लेस से मैच नहीं हुआ तो आइलैंड्स बिल्ड हो जाएंगे। तो वो बहुत खराब दिखती है चीज। हाँ। फिर कभी कभी क्रैकल डेवलप हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं ग्लेज हाँ, में। हाँ। वो हो सकता है। कभी कभी पिन होलिंग होता है। पिन होलिंग मतलब छोटे छोटे वो अगर हमने बिस्किट करके बहुत दिन तक रख दिया पॉटरी को, हाँ। उसके ऊपर धूल ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि माहौल ही वैसा है कि देयर आर वेरी फाइन पार्टिकल्स व्हिच विल डिपॉजिट ऑन द बिस्किटेड मटेरियल। और अगर हमने वो उसको अगर फिर से नहीं पोंछा, वी हैव टू जनरली टेक अ वेरी माइल्डली वाटर में डिप किया हुआ स्पॉन्ज जिससे हम उसको क्लीन करते हैं, और फिर से थोड़ी देर ड्राई करने रखते हैं और फिर ग्लेज में डिप करते हैं, ताकि डस्ट पार्टिकल नहीं अगर डस्ट पार्टिकल पे हमने ग्लेजिंग कर ली तो कभी कभी दे प्रिवेंट द ग्लेज फ्रॉम गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। पिन होलिंग होता है, जैसे मतलब टाइनी डॉट्स फॉर्मेट होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, कभी कभी पूरा किल अंदर कोलैप्स हो जाता है बिकॉज बहुत फायरिंग हो गया। हाँ। या किल फर्नीचर ने वजन नहीं उठा पाया। तो ऐसे बहुत सारे डिजास्टर्स लोगों सेरामिक्स के जिंदगी में हो चुके हैं, एंड इट रियली ब्रिंग्स यू इन टीयर्स, रोना आ जाता है। तो जो मैं समझ रहा हूँ कि आपने एक साथ में अलग अलग साइज शेप्स के 20-50-100 वो पीसेस बनाए, इतनी मेहनत करके उसको आपने रखा, और उसके अंदर एक बदमाश कहीं पे वो था, वो फूटा, उसने सबको तोड़ दिया। हो सकता है। तो वो भी पॉसिबिलिटी है। And it's a very painful thing. आप सोचो, Obviously, महीनों की 3-4 महीनों की मेहनत तुम्हारी, आप शायद खोलते हो किल ये सोच के कि कुछ बहुत समथिंग ब्यूटीफुल, बिकॉज लॉट ऑफ सरप्राइज पीसेस आते हैं। कभी ग्लेज पतली हो गई तो उसका इफेक्ट अलग होता है, कभी ग्लेज मोटी हो गई उसका इफेक्ट होता है। So there's a process of oxidation reduction. अब जब रिडक्शन होता है दैट मीन्स ऑक्सीजन गेट्स टेकन अवे, बहुत सुंदर इफेक्ट आते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि वहां पे आप देख रहे हैं 3 बॉटल्स पड़ी है, 2 पिंक दिखाई दे रही है, एक ग्रीन दिखाई दे रही है। हाँ। आपको मैं बोलूं कि ये एक ही ग्लेज है तो आप शायद बिलीव नहीं करोगे। 2 का रिडक्शन हुआ है, 1 का ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो रिडक्शन हुआ है वो ग्रीन को पिंक में टर्न कर दिया है उसने, और ऑक्सीडेशन वाला ग्रीन ही रहा है। अच्छा, तो ग्रीन वाज द ओरिजिनल थिंग। और वो ये सरप्राइज एलिमेंट था। रिडक्शन कब होता है? जब the pottery is placed at different places. नीचे place की हुई pottery will react differently from the pottery which is placed on the upper shelf. Because उनको जो firing मिलती है, हाँ, वो अलग हो जाती है। तो ये बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं, बहुत होते हैं। तो जैसे मैं डेकोर टेक्निक्स हमने बहुत डिटेल में सीखे हैं, जो जर्मनी मैंने इंडिया में नहीं देखे हैं। जैसे मैं अपने स्पॉन्ज यूज करती हूँ, जहाँ जैसे ये मैं अपने खुद के स्टैम्प्स बनाती हूँ स्पॉन्ज के, तो वो मैं ग्लेज के ऊपर 1 ग्लेज ओवर द अदर करती हूँ। या फिर मैं अपने स्टैम्प्स बनाती हूँ ये प्लास्टर से, तो ये मैं इम्प्रिंट करती हूँ और उसको फिर पानी से साफ कर देती हूँ। या फिर मैं ये ऐसे एलिमेंट्स डालती हूँ, या फिर मैं जैसे आयरन ऑक्साइड से पेंट करती हूँ। फिर जैसे मैंने ये किया है
कि मैंने वैक्स रेजिस्ट यूज किया है। ये जो जो पीस है तो ये वैक्स रेजिस्ट है। हम पहले ही वैक्स लगा देते हैं ग्लेज के पहले और फिर डिप करते हैं। तो जहाँ पे वैक्स लगा हुआ था, दिस कॉल्ड कोल्ड वैक्स, ये नॉट योर वैक्स विच यूज इन कैंडल, दिस इज सेपरेट लिक्विड वैक्स। तो फिर यहाँ पे ग्लेज नहीं आता, तो ये इफेक्ट आता है। फिर देन देर आर अनदर मेथड कॉल्ड ग्राफिटो, हम इसको कहते हैं ग्राफिटो, जिसमें ग्लेज पे मैं फाइन लाइंस बना सकती हूँ। Okay. तो यहाँ पे मैंने फ्लोर वैक्स और एक मटेरियल यूज किया है जो मैं लगा के नीडल से स्क्रैच आउट करती हूँ, ये पर्पल ग्लेज निकल के फिर ब्रश से वापस ब्लैक ग्लेज भर दिया इसमें। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स दैट आई यूज इन माय ग्लेजिंग, सो दैट इज द थिंग। तो ये सब सीखा है मैंने। फिर मैं कॉपर वायर का यूज करती हूँ, केन का यूज करती हूँ हैंडल के लिए। मैं नेचुरली फाउंड मटेरियल ट्विस्टेड ब्रांचेस लेके उसके हैंडल्स बनाती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, सारे नेचुरल एलिमेंट्स यूज करके टू इनकॉर्पोरेट इन माय पॉटरी। तो ये काम मैं पहले से करती हूँ। आपका ये दिस इज बेसिकली अ मास्टरपीस व्हिच यू आर मेकिंग। Yes. बिकॉज आई लाइक मैं सुबह से सब देख रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये मशीन या फैक्ट्री में प्रोडक्शन वाला आप सा दिख रहा देखोगे है। कि कोई दो पीसेस कोई सेम नहीं दो है। पीसेस सेम नहीं है। बिल्कुल। So right, these are all like this is an artwork, this is an art piece जो Very exclusive, yeah. जो exclusive से होते हैं। Say for example, let us talk about this a beautiful thing। ये आपने बनाया, तो व्हील पे थ्रो करने के टाइम पे आपने पहले से सोच लिया कि ये बना रही हूँ कि ये धीरे धीरे इवॉल्व होता है, लाइक इट्स एन हाँ। सो जनरली अगर मुझे कप बनाना है तो क्वांटिटी कम होती है, जनरली 250 to 300 ग्राम्स ऑफ क्ले आई यूज। और जब मैंने ज्यादा लिया है क्ले तो मैं बहुत बार प्लान भी नहीं करती हूँ। आई जस्ट स्टार्ट डूइंग एंड वॉट एवर कम्स टू माई माइंड, आई सडनली थिंक ओके ये यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया है। जनरली एक कोनिकल शेप तो बन ही जाता है हर चीज का, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं whether I want to make like a round bellied pot or like a straight cylindrical pot or maybe something that is tapering like this, that I decide very spontaneously. But cups, yes, I decide well in advance because उस हिसाब से quantity of clay लेना पड़ता है, पर cups के shape भी बहुत spontaneous करती हूँ। And I would like to talk about throwing is lot of people talk about meditation nowadays because of the stress levels and stuff like that. So I always tell people that I am a person, I cannot meditate. My thoughts never stop from coming into my mind. So, but for me, making pottery is meditation. मतलब जब मैं pottery करती हूँ, I really have absolutely no thoughts in my mind. So, पूरा most things is what I'm going to do with this, because a lot of things have to be planned. Like for example, sometimes I make a lid and I make 4 holes in it, and then I put a wire in it to make the handle. So those 4 holes have to be made before I do the first firing itself. तो ऐसी बहुत सारी चीजें, या ये लग्स बनाने, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे ये कॉपर हैंडल डालने वाली हूँ, तो ये लग्स मुझे बनाने हैं, उसके ऊपर मैंने स्टैम्प्स भी किए हैं। तो ये सब थोड़ा आफ्टर आई मेड द पॉट आई हैव टू प्लान इट। जैसे ये लिड किया है, इसके ऊपर क्या मैं जो नॉब है वो कैसे बनाऊंगी, दैट कम्स वेरी स्पॉन्टेनियसली। आई सिटिंग एट इट and then I do all the throwing together. Then next 2 days I will be turning. We call turning. Turning है means जो नीचे bottom ring होती है वो बनानी पड़ती है, ये lugs बनाने पड़ते हैं, ये knobs बनाने पड़ते हैं, ये जो spout होता है इसको 45 degree angle कट करके इसको चिपकाना होता है। तो all this is done in the next 2 days. After that, once everything is complete, it goes for drying. So what I understand is कि आप क्ले लेके बैठते हैं कि ठीक है आज मैं कप बनाती हूँ। हाँ। तो आपने 200-250 ग्राम इतना क्ले लिया, कप बनाया, लेकिन वो कप कैसा बनेगा वो जैसे जैसे आपके थॉट प्रोसेस चलते हैं वैसे वो बनता रहता है, और उसका आउटपुट 2, 3, 4, 5, 6 दिन बाद में मालूम पड़ेगा कि आपने इसको क्या। कभी कभी हम कप को सर्कुलर ही रखते हैं, और कभी कभी मैं उसको साइड से प्रेस कर देती हूँ तो उसका जो टॉप होता है वो थोड़ा स्क्वायरिश या रेक्टेंगुलर हो जाता है। या कभी हैंडल कप्स को हैंडल लगाना होता है, कभी कभी नहीं भी लगाती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ कप्स व्हिच आई डोंट, तो फिर उसका नैरो बेस बना के उसको थोड़ा सा ऐसे बाहर से चौड़ा करके, थोड़ा जापानीज स्टाइल के कप्स होते हैं वो वैसा बना देती हूँ मैं। तो दैट आई डिसाइड वेरी स्पॉन्टेनियस। तो जैसे I am so fascinated by this beautiful piece। Yeah. मतलब इतना क्यूट सा है, और
तो इसके बारे में बताइए, आपने शायद व्हील पे नहीं बनाया। ये ना व्हील पे बना है और ना मैंने स्लैब बनाया। मैंने सिर्फ उसको क्या किया है कि एक बेलन से रोल आउट कर दिया क्ले को, हाँ। और एक न्यूज़पेपर का सिलेंडर बनाया। हाँ। उस सिलेंडर को के अराउंड रैप कर दिया उसको। हाँ। यहाँ पे ओवरलैप किया। हाँ। उसको स्टैम्प से सील कर दिया। हाँ। फिर नीचे ऐसे ही थोड़ा क्ले लेके उसको भी जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसे। हाँ। वैसे मैं बताऊं कि किचन के बहुत सारे गैजेट्स और पॉटरी के गैजेट्स भी अलग, जो टूल्स हम नॉट गैजेट्स टूल्स यूज करते हैं वो काफी सिमिलर, बट ऑफ कोर्स पॉटरी के बहुत स्पेसिफाइड टूल्स होते हैं। टर्निंग टूल्स आर वेरी स्पेसिफाइड। और फिर वापस थोड़ा सा क्ले लेके उसको गोल ऐसे टर्न करके उसके ऊपर नेक कर दिया। तो मुझे ऐसे ऑर्गेनिक चीजें बहुत पसंद है। आई डोंट लाइक वेरी परफेक्ट लुकिंग पॉटरी, बट आई लाइक समथिंग व्हिच इज अनइवन, व्हिच इज सॉर्ट ऑफ crooked, which is something very organic. So I believe कि people should appreciate organic things also. वो उसके बारे में बताइए मैम। हाँ, this would have been a complete circle. आप देखोगे ये सेमी सर्कुलर दिख रहा है आपको। हाँ। तो हमारे टर्निंग टूल से you can imagine a slab which is totally rectangular, उसमें ये सर्कल्स निकाल दिए मैंने टर्निंग टूल से, ठीक है। और फिर वो स्लैब को ऐसे ही फ्लोई डिजाइन में काट के उसको बिल्ड किया, और ये जो पोर्शन है इसको मैंने व्हील पे बना के फिर इसको अटैच किया। तो दिस टर्न्स इनटू दिस ब्यूटीफुल व्हील्स। सो इसका अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपने स्लैब बनाया, वो स्लैब बनाया और वो व्हील पे बनाया। फिर दोनों को आपने जब ड्राई किया तब श्रिंकेज नहीं होता है? ड्राइंग में भी थोड़ा थोड़ा श्रिंकेज होता है। तो वो उस वक्त भी आपको तो ध्यान रखना पड़ता होगा उसका श्रिंकेज का, वो जो जब आप नहीं ये दोनों साथ में बना दिए। अच्छा, साथ में बने। तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ये जो स्लैब है अगर नेक थोड़ा छोटा हो गया तो छोटा नेक वाला बन जाएगा। अच्छा। सो इट बिकॉज इट इज नॉट फिटिंग, कोई लिड जैसी बात नहीं है। सिर्फ लिड में आपको इट इज फ्लेक्सिबल है। बट श्रिंकेज तो दोनों में हो ही रहा है। इनफैक्ट इसमें श्रिंकेज ज्यादा होता है और ये क्ले में श्रिंकेज कम होता है, बिकॉज दिस इज इसमें प्री फायर्ड क्ले का पाउडर डाला होता है बिल्डिंग के लिए, क्योंकि नहीं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड वॉर्पेज। ये भी एक अलग प्रॉब्लम होता है पॉटरी में। अगर हमने स्लैब से कोई चीज बनाई, सपोज फ्लैट चीज बना दी, टाइल बना दिया, तो जो फायरिंग होता है ना, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड वॉर्पेज। उसको इंग्लिश में वॉर्पेज कहा जाता है कि वो दोनों साइड से ऊपर बेंड हो जाती है। फिर तो यूजलेस हो जाता है, होता ही है, बराबर। तो इसीलिए हम उसके ऊपर वजन रखते हैं ड्राइंग के समय। उसको स्लैब को प्लास्टिक में रैप करके उसके ऊपर वजन रखते हैं, सो दैट देयर इज नो वॉर्पेज। फिर भी अगर तुम्हारा बैड लक है तो वो फिर भी होगा, बट वी ट्राई। मैंने कहा ना, क्ले की मेमोरी होती है। हमने उसको हैंडल किया होता है, बेंड किया होता है। अभी जैसे हम ये स्पाउट भी बनाते हैं टी पॉट का, तो वो एक अलग दिशा में घूमता है, वो फिर से उस दिशा में आने की कोशिश करता है। तो कभी कभी टेढ़े भी दिखते हैं, हैंडल्स भी टेढ़े दिखते हैं, स्पाउट्स भी टेढ़े दिखते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो क्ले की बड़ी मेमोरी होती है, तो हमको उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको ना वो करते हुए ना, वो किशोर कुमार का पड़ोसन बना पड़ोसन का गाना है। बराबर। So when I take a look at all the material which you've made, everything is so exclusive. But have you tried something very exquisite, or probably using some other thing, like other metal or something? Basically, there are a lot of different ways that people make clay. Like if you want to make something really lightweight. Now, generally, stoneware is quite heavy. A lot of people complain here, this why is so heavy? But stoneware is basically a clay like that. It is going to be heavy. So to make it lightweight, people make paper clay. So paper clay में ये होता है कि you have egg cartons or a cardboard. So you soak the cardboard and you mix it with clay. So when you fire the clay for the first time, all the paper material gets burnt out. So keeping the whole pottery very light. Wow. Of course, it cannot be used everywhere. Mostly paper clay is used to make sculptures. You can make sculptures also. I've even tried my hand at sculptures, but most of it's sold now. I don't have any piece where I've made. So I've made sculptures, and there are different techniques. There is one technique where, like the bigger pieces, you make strips of clay and you join them together, just like coil pottery. You make strips and you join them, so you can make very big pieces. So there are many different techniques. So apart from that, there is another element that you can add in your pottery, is giving gold tinge to it, like it's real gold. So you get liquid gold which you can put on your pottery, but you have to fire a third time.
So Okay. again, after you've done your biscuit firing, you do your glaze firing, and over the glaze you brush the gold, liquid gold, and you refire it at 750 degrees to give you the proper gold lines or gold dots or any kind of gold design. A lot of people use it in jewelry making, so they combine it with porcelain and gold. That really looks really nice. So it gives a very rich look to it. So that also is pretty expensive, but because the price goes up, you have another firing, because firing, the cost really goes up. Firing costs a lot because you either you see, there are different ways people fire. You can use electricity if you don't have power cut, because in Lonavala, in a place called Lonavala, I cannot use electricity because we have frequent power cuts. Once, even if the power is cut off for half an hour, the temperature will go down by 300, 400 degrees. Yes. So I have to fire another 1.5 hours to, Yes. forfeit that one Yes. half an hour. So you can either fire by power if you have electrical kiln, or you can fire using oil. Gas is the most uh, uh, reliable, I would say, source of firing, because it can be fired using cylinders, commercial cylinders. So that is, so I used to have a fire kiln, but there are a lot of people in Mumbai who use electrical. You can fire with wood. Wood gives excellent effects because it is mostly, a lot of reduction firing happens in wood firing, and wood, but of course you should have a kiln which can be, it has to be an outdoor kiln. It cannot have it indoors. I would not recommend a kiln to be indoors. Generally, it is better to have outdoors, because there are people who have died because of indoor firing, because of carbon monoxide which is given. If they don't have proper ventilation, carbon monoxide can be very bad, and it can kill you also. There has been a case in Germany where a potter got killed because of that. So yes, so these are the different methods you can do the firing: electrical, wood, oil, and gas. These are the four thing. In Japan and Korea and China, where pottery is like a very long tradition, in Japan and China, people, the grandfather, he makes a clay for the grandchild to keep it. Because the older the clay, the better it is. That plasticity, it becomes more plastic over the time. So it sees weathering. Weathering means एक winter देख लिया, एक summer देख लिया, एक autumn, एक spring देख लिया, तो clay सबसे अच्छा होता है. तो जितना पुराना clay, उतना it is workable. So that is the traditional in Japan, where the grandfather makes clay for the grandson. For the grandson. Okay. So he can get good quality clay when he becomes a potter. So there's one very old potter, like he's no more, but a very, very world famous potter called Shoji Hamada. And he used to make these cups, teacups. They have the tea tradition, they have the those, matcha tea that they make. So he was asked, one small teacup, why are you charging so much? Because his pottery was very, very expensive. Very, very renowned potter, Lucy Ray from England. So she was, they were asked, like Shoji Hamada was asked, why is your pot so expensive? It's just, it must have taken you 5 minutes to make it. So he says, no, it has taken me 60 years, 2 hours and 3 minutes to make this pot. Yes. You have to count the entire procedure from the time you started learning or time you started making pottery to be able to produce something like that. Right. So it's all about experience and what has gone into coming to that stage where you were able to make a pot in 5 minutes. Right. So people need to understand this. So my objective, whenever people come to me to buy pottery, they have a lot of questions, and very often they want to meet the artists themselves. So then I'm able to explain to them why the pottery is expensive and what goes into making a pot. And people are very willing to take this, and they take it in a very positive sense. They really understand that it is not a procedure where, you just sit on the wheel for 5 minutes and the pot is ready. The entire procedure is so long, and it can be so time consuming. Sometimes you have such bad disasters in pottery. And anyways, even if you do a good firing, 20% is always breakages there. There could be some crack, minor crack, this, that, which is as good as of no use. Yes. So all these things are there, and people need to understand this, and they do understand it, but they need somebody to educate them. And that is, I think, a job of a potter, to also educate the people. And moreover, these are not a regular cup or something. Exactly. These are all art. You'll be proud. And when people come to me, I don't make sets of cups. People say, oh, why don't you have 6 cups of the same kind?
I said I encourage people that when you're sitting as a family or in a group of friends, each one holding a different cup, how nice, beautiful it looks, rather than everybody holding the same cup. So I encourage, and people are so happy with this idea that they immediately, they get convinced. They said, oh yes, we want different cups. Maybe they will go for similar colors, but they do get convinced that yes, it's so nice to have each one holding a different cup. Looks so nice. So, ma'am, what are your future plans? Like, you already have a studio. You've taken a small sabbatical right now. Yes. But what are your future plans to how to upscale or how to grow this? Yeah. Well, frankly speaking, I have no plans of growth. I would stick to my studio pottery and do it on a smaller scale, because large scale means it's mass production, and I don't believe in that. I Okay. believe in the exclusivity of the each piece, and I want to give something special to a person. So whoever owns that piece is proud of it. So that is my objective. So I don't want to grow really, but I would like, as I've said, I've taken a sabbatical. At the moment, I'm more into teaching German. Once I come back to pottery, I want to make a lot of different cups. And one day, maybe I'll just have an exhibition of bowls, cups, and teapots. This is something that I would like to do in my So this is like a lot of artists, uh, they manifest here on my Yes. channel, and then they take it as this way कि next time मेरा ये दो आर्टिस्ट ने स्टूडियो सेटअप करने की बात की है. Right. So I take this as a challenge for your own Yes, self for and a myself, manifestation yes. that It should- soon you will come with your and Own studio. ma'am, you should Yes, not because इतना प्यारा काम है और लाइक आई एम सीइंग हर 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 पॉट में हर वाज में या उसमें ना देयर इज समथिंग सम यूनिकनेस एवरीवेयर इट्स जस्ट नॉट द शेप एक एक आइटम को आपने अलग अलग चीजों के साथ में उसको सजाया है इसीलिए जब when people come to my studio, अभी तो there are relatively less things, but otherwise it used to be full. So they come and then they say, okay, they choose, they look at pieces and they say, okay, this, and they said, okay, we'll come tomorrow and we'll decide for sure. Maybe they want to get some family member to help them decide or something. Then they come the next, they say, this thing was not there yesterday. I said, yeah, this is very common, You come the next day and say, oh no, these things are new. These were not there yesterday. So it is very difficult to absorb everything in one go, Right. So people take their time, and they, sometimes they really sit and they ponder where they want. They take advice from me also. What do you think? What would look nice? Which two things go together? So I've observed very often a person comes to buy one piece and they end up taking five pieces with them, So this happens very often, and I really feel good when people take, or when they're making a new house, they really appreciate it and they say, oh, okay, I can have this in my house. I would like to have this, that. So yeah, that way a lot of people do that. So ma'am, all the best Thank you so for much. you to come make that Comeback. grand comeback, Sure, right? sure. एंड बस जाते जाते मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अब हमारे दर्शकों के लिए जो दोज पर्संस हु आर लर्निंग पॉटरी और सिरामिक्स so उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो So the message that I would give all potters is remain humble, because I've seen a lot of arrogance in this field, and people think, oh, I'm the best. Well, I think even at this stage, having done pottery for the past 25, 26, 27 years, I'm still humble enough to say that I can still learn from a new potter, some technique, some style, why not? And make your own style. Copying is very easy, but develop your own style. I think the real fun is in that, and you can give something different to the world, is what I would say. So nice, ma'am. Thank you. Thank you for opening your beautiful world for us. Thank you for inviting us here. Thank you for having telling the entire process in such a non-filtered manner. Yeah. So, ma'am, thanks a lot. Most I welcome. think My pleasure. people would be very happy understanding the process. I'm sure. And all the best. I thank you for bringing this because this is such a nice way to educate people about one form of art, I think. And I'm sure Yes. you've done it with different forms of art. And this is something that people will be thankful to you also No. for bringing it to them. Thank you, ma'am. Welcome.
सो अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, एंड वी वी we can get more such artists on our channel. So thank you, and once again, Dank schön.